इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे नेहरू द्वारा सेना को दिए गए धोखे के कारण आज पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा किए बैठा है। 99% लोग चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले सरकार से सहायता नहीं मिल पाने के कारण और नेहरू के गलत नीतियों के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों से हिंदू सिख जनता की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर मौत को गले लगाने वाले भारतीय सेना के बलिदान की अनसुनी कहानियों का संग्रह लेफ्टिनेंट जनरल के नंदा की पुस्तक निरंतर युद्ध के साए में के आधार पर प्रस्तुत है, जिसे हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए ताकि भारत के इतिहास के पन्नों से गायब उन शहीदों की गाथा पढ़कर आप उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतों को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक भारतवर्ष की सभी रियासतें नव विभाजित भारत के डोमिनियन पाकिस्तान या भारत में शामिल हो चुके थे। 78% मुस्लिम आबादी होने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर पर अपना स्वाभाविक हक जता रहे थे, जबकि जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह पाकिस्तान में हिंदुओं, बौद्धों, सिखों के भयानक नरसंहार और उनके स्त्रियों के साथ बलात्कार और निर्वस्त्र कर कराए जा रहे परेड के कारण अपने हिंदू, बौद्ध, सिख प्रजा की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार नहीं थे। भारत में सम्मिलित होने में भी उनकी आशंकाएं कम नहीं थीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के कारण महाराज से खार खाए बैठे थे। माउंटबेटन कश्मीर को पाकिस्तान को हवाले किए जाने के 1942 से चली आ रही ब्रिटिश लीग षड्यंत्र में शामिल थे, तो गांधी 1 अगस्त को कश्मीर जाकर घोषणा कर चुके थे कि जम्मू कश्मीर भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में, यह निर्णय यहां की जनता प्लेबीसाइट के आधार पर आजादी के बाद तय करेगी। 78% मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर में प्लेबीसाइट का निर्णय भारत के पक्ष में जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वे अपने हिंदू, बौद्ध, सिख प्रजा की भविष्य को लेकर चिंतित थे और विलय का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू कश्मीर को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में शामिल करने के लिए महाराज पर दबाव डाल रहा था। महाराज हरि सिंह से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने जिगरे वाले जनजातियों को आगे कर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। इतनी बड़ी घटना की जानकारी पाकिस्तान स्थित ब्रिटिश सैन्य अधिकारी अपने समकक्ष भारत स्थित ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को नहीं दी, या भारत के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने भारतीय रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं दी, ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने अपनी सेना का संगठन 50-50 मुस्लिम गैर मुस्लिम सेना के आधार पर किया था। आक्रमण से पहले अक्टूबर में सीमांत क्षेत्रों में सांप्रदायिक हलचल उत्पन्न कर दी गई और वहां की मुसलमान आबादी ने पाकिस्तान की सहायता तथा प्रोत्साहन के कारण महाराजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर पाकिस्तान ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों का मुस्लिम आक्रमणकारियों और विद्रोही कश्मीरी सैनिकों द्वारा भयानक नरसंहार, बलात्कार, लूट और अपहरण प्रारंभ हो गया। महाराज हरि सिंह ने मुजफ्फराबाद में हिंदुओं, सिखों का नरसंहार रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सेना लेकर भेजा। उड़ी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तथा उनके बहादुर सिपाहियों ने कमजोर स्थिति और गोला बारूद की कमी के बावजूद आक्रमणकारियों को 24 से 25 अक्टूबर तक इस उम्मीद के साथ रोके रखा कि जल्द ही भारत सरकार से उन्हें सैन्य सहायता मिलेगी, और बारामुल्ला की ओर पीछे हटे। परंतु बारामुल्ला से कुछ पहले ही ये वीर सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद अपने हिंदू, सिख, बौद्ध प्रजा की जानमाल और अस्मत की रक्षा के लिए महाराज हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और शेख अब्दुल्ला को रिहा कर जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उसके बाद सरदार पटेल के दबाव में नेहरू सरकार ने उसी दिन पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व गिलगित महाराज से एक समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। 15 अगस्त के बाद यह वापस महाराज के नियंत्रण में आ गया। महाराजा ने ब्रिगेडियर गनसारा सिंह को राज्यपाल नियुक्त कर गिलगित भेजा।
ब्रिगेडियर गनसारा सिंह ने वहां पहुंचकर देखा कि गिलगित स्काउट्स ने पहले ही मेजर ब्राउन की कमान में प्रशासन संभाल लिया था। 100% मुस्लिम सैनिक वाले गिलगित स्काउट्स ने पाकिस्तान के पक्ष में विद्रोह कर दिया और 1 नवंबर को ब्रिगेडियर गनसारा सिंह को चेतावनी दी गई कि वह हथियार डाल दे, अन्यथा गिलगित के सारे हिंदू सिख मार दिए जाएंगे। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने आए ब्रिगेडियर गनसारा सिंह और उनके हिंदू सिख सैनिक अपने ही राज्य के मुस्लिम सैनिकों से घिर गए थे। आरंभ में तो ब्रिगेडियर ने विरोध किया, परंतु मुसलमानों द्वारा हिंदू सिख जनता की लगातार निर्मम हत्या और बलात्कार रोकने के लिए अंततः सैनिकों सहित आत्मसमर्पण कर दिया, इस उम्मीद में कि इसके उपरांत वे हिंदू सिख जनता का कत्ल और बलात्कार नहीं करेंगे। इन्हीं आक्रमणकारियों ने आगे बढ़कर कारगिल और द्राक्ष पर अधिकार कर लिया। द्राक्ष में भारतीय रक्षक सेना तो 4 सप्ताह तक बिना राहत की आशा के ही डटी रहकर मोर्चा लेती रही, परंतु नेहरू सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पाने के कारण अंततः उनमें से अधिकांश आक्रमणकारियों द्वारा बंदी बनाकर मार डाले गए। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि स्कार्दू में करीबन 40,000 हिंदू सिख आक्रमणकारियों के कब्जे में थे। भारतीय सेना के आत्मसमर्पण के बाद 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान से आदेश आया कि शरिया कानून के तहत सभी हिंदू सिख पुरुषों का कत्ल कर दिया जाए और उनकी स्त्रियों को शरिया कानून के तहत सैनिकों में बांट दिया जाए। संचार व्यवस्था की रक्षा का दायित्व 208 इन्फेंट्री ब्रिगेड पर था। ब्रिगेडियर परांजपे ने गति पकड़ी तथा 16 नवंबर को बेरिपत्ता पर कब्जा कर लिया और 18 को नौशेरा पर। 19 नवंबर को झंगर भी जीत लिया और 26 नवंबर को कोटली पर भी अधिकार कर लिया, परंतु पता नहीं क्यों उनके विजय अभियान के मध्य ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके कारण न केवल अभियान धीमी पड़ गई बल्कि दुस्साहस की हद तक वीरता और आक्रमणकारियों को नुकसान पहुंचाने के बावजूद झंगर फिर से आक्रमणकारियों के हाथ में चला गया, जिसे वापस प्राप्त करने के लिए पुनः लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उसे फिर महीनों बाद 17 मार्च 1948 को वापस प्राप्त किया जा सका। चूंकि भारत से सेना और रसद के आगमन का माध्यम हवाई जहाज ही था, इसलिए बड़गाम वायु क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में कुमायूं बटालियन को लगा दिया गया। शीघ्र ही उन पर पश्चिम से तोपों से आक्रमण हो गया। आक्रमणकारी मेजर शर्मा के कंपनी पर भारी पड़े। उनको अग्रिम पलटन का स्थान तो छोड़ना पड़ा, परंतु तीसरी पलटन के साथ वे अंत तक डटे रहे। वायरलेस पर सेना मुख्यालय को उनका अंतिम संदेश था, शत्रु हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में उनसे बहुत कम हैं, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और जब तक एक भी सैनिक है मैं लड़ता रहूं। शीघ्र ही शत्रु की तोप के गोले ने उनके जीवन का अंत कर दिया, परंतु तब तक वे बहुत कम सहयोगियों और संसाधनों से ही शत्रु को भारी क्षति पहुंचाने और उसके सैनिकों को हताहत करने में सफल रहे थे। नेहरू सरकार ने इन्हें सैन्य सहायता तो नहीं भेजी, पर भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इधर ब्रिगेडियर सेन ने शाला तैंग की लड़ाई में 500 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर बुरी तरह पराजित किया और श्रीनगर बचा लिया। फिर वे 8 नवंबर को बारामूला पहुंचे। आक्रमणकारी हताश होकर भाग रहे थे। 13 नवंबर को उन्होंने उड़ी पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस बिंदु पर आकर ब्रिगेड के कमांडर ने और सेना की मांग की ताकि इसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें और मुजफ्फराबाद तथा 2 मेल को भी अधिकार में कर लें। सेना के कमांडर जनरल रसेल का भी यही मत था, परंतु नेहरू सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। यह एक भारी भूल थी। आक्रमणकारियों को कश्मीर घाटी से भगाकर घाटी को उनसे मुक्त करने का सुनहरा अवसर हाथ से चला गया। इतना ही नहीं, जनरल कुलवंत सिंह ने पता नहीं क्यों एक बटालियन और वापस बुला लिया, जबकि वहां सफलता पक्की करने के लिए और सेना की आवश्यकता थी। ब्रिगेडियर सेन का यह अनुमान सही था कि वे उड़ी की रक्षा व्यवस्था तथा संचार मार्ग में गड़बड़ी फैलाएंगे और कमजोर सुरक्षा वाले स्थानों पर अधिकार पाने का प्रयास करेंगे, परंतु उनकी आशंकाओं को नेहरू सरकार में काल्पनिक माना गया। इसका परिणाम घातक हुआ। आक्रमणकारियों ने तैयारी कर घात लगाकर हमला किया। ब्रिगेडियर सेन को भारी जान माल के नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। उड़ी तो किसी प्रकार सुरक्षित हो गए, परंतु पुंछ को मुक्त कराने में विफल रहे। इसका घातक प्रभाव सेना के मनोबल पर भी पड़ा। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड बहुत घबरा गई थी।
आक्रामक ब्रिगेडियर सेन की सेना डिफेंसिव और प्रभावहीन होने को बाध्य हो गई। गुरुदत्त ने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर लिखी अपनी पुस्तक युद्ध और शांति में नेहरू की इसी अक्षम्य भूल, जिसके कारण जीतने के करीब पहुंचकर भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हवाले करना पड़ा, पर कटाक्ष करते हुए लिखा था कि जिन राजनीतिज्ञों को युद्ध नीति का क ख ग भी पता नहीं हो, वे सैनिकों को डिक्टेट कर राष्ट्र की सुरक्षा पर कुठाराघात करते हैं। सैनिकों को किस प्रकार लड़ना है, कैसे लड़ना है, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक तय करने दे। ग्रीष्म ऋतु आरंभ होते ही भारतीय सेना ने कार्यवाही तेज करते हुए गुरेज, कंजलवान पर अधिकार कर लिया। कर्नल राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नवंबर में द्राक्ष पर भी अधिकार कर लिया गया। नवंबर में ही गोरखा रेजिमेंट ने कारगिल भी कब्जे में ले लिया। इस पराजय के बाद आक्रमणकारी पीछे हटने लगे। 12 अप्रैल 1948 को 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने राम राघव राणे के नेतृत्व में राजौरी वापस ले लिया। 1 साल की घेराबंदी के बाद पूंछ पर कब्जा करने में सफल हो गए। भारतीय सेना गिलगित में गिलगित स्काउट और पाकिस्तानी सेना को हराकर आगे बढ़ गई और मुजफ्फराबाद, मीरपुर और स्कार्दू पर कब्जा करने के करीब थी। भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम से पाक अधिकृत कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी, परंतु नेहरू ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हद तो तब हुई जब युद्ध विराम पश्चात पिछली तारीख से यथास्थिति बहाली की घोषणा कर जानबूझकर विजित भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, नेहरू ने यूएनओ में जाकर चैप्टर 7, जिसमें एक आक्रमणकारी देश द्वारा अपने सीमा पर दखल से संबंधित शिकायत की व्यवस्था है, की जगह चैप्टर 6 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें विवादित क्षेत्र की समस्या के समाधान की व्यवस्था है। नेहरू के इस गलती के कारण ही पाकिस्तान को अब कश्मीर पर हक जताने का अनर्थकारी, अनावश्यक हक प्राप्त हो गया है। इस प्रकार उन्होंने सेना के संपूर्ण शौर्य और बलिदान पर पानी फेर दिया, जिसके कारण भारतीय सेना कश्मीर में आज तक पाकिस्तान से रोज अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने को बाध्य है।